हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल पर असर डालने वाली कौन कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल है उसके बारे में एक जनरल टॉपिक करेंगे। हमने स्पेसिफिकली स्टैटिन्स पर, फिनोफिब्रेट्स पर और बेंपेडोइक एसिड वगैरह पे वीडियोस किए हैं। आज हम एक ही जनरल टॉपिक करेंगे, सारे कौन कौन सी दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है और किस तरह से काम करती है, किसका कितना परसेंट एक्शन होता है और किसको किस इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, एक जनरल डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सेपरेट वीडियोस काफ़ी हमने किए मेडिसिन पर इन जनरल कभी भी उस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि कौन सी मेडिसिन किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ ज़्यादा की जाती है। तो आज उस चीज़ को हम कवर करेंगे आज के वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एक बॉडी का कंपोनेंट है। वैसे जो हार्मोन्स बनाने के लिए या सेल मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए या विटामिन डी बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ है। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी में हो जाए तो ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इस तरह की कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम करता है। एक फैट जैसा पदार्थ होता है जो कि नॉर्मली लिवर बनाता है। 10 से 15% कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे डाइट में से आता है, पर नॉर्मली 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में बनता है वो लिवर बनाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो ये अलग अलग जाके नलियों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से नलियों में कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो नलियों में अंदर जगह कम बचती है, जिसकी वजह से ब्लड को फ्लो हो नहीं पाता है, ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, लकवा या इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कई तरह की दवाई आती है जो कि अलग अलग कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म के पैरामीटर्स को अफेक्ट करती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का बनना बॉडी में कुछ हद तक कम हो जाता है। सबसे कॉमनली जो दवा दी जाती है वो है स्टैटिन्स, जिसे HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर बोला जाता है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाला एक एंजाइम है। ये एंजाइम किस लेवल पे काम करता है उसके ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने का मतलब नहीं है, पर हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को, यानी LDL कोलेस्ट्रॉल जो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मेटाबॉलिज्म को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है और इसमें LDL कोलेस्ट्रॉल को लगभग 50% तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा गुड कोलेस्ट्रॉल को भी ये बढ़ा सकता है और कुछ हद तक ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी थोड़ा हद तक कम कर सकता है। तो मान लीजिए अगर किसी को LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है और ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, तो ये सबसे बेस्ट दवा है। सिर्फ अगर LDL का भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी यही सबसे बेस्ट दवा है। ये सबसे ज़्यादा सेफ दवा मानी जाती है। लॉन्ग टर्म कुछ खास साइड इफेक्ट्स नहीं है। किसी किसी को मसल पेन हो सकता है, किसी किसी को लीवर में थोड़ा सूजन आ सकती है जो कि रिवर्सिबल है, दवा बंद करने से अपने आप वो वापस ठीक हो जाती है। और किसी किसी को मसल डैमेज हो सकता है जो कि रिवर्सिबल है, दवा बंद करने से ठीक हो जाती है। ओवरऑल ये काफ़ी सेफ दवा मानी जाती है। थोड़ा बहुत स्टडी इसमें ये है कि न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ सकता है, पर वो बहुत बड़ी डेटा अवेलेबल नहीं है और इसमें ऐसा नहीं माना जा सकता कि हर व्यक्ति जिसको आप लोगे तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1:256 उसका रेशियो है, यानी बहुत कम है चांसेस, और उसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो चीज़ों को भी उतना ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। उस पर भी हमने सेपरेट वीडियो किया इस स्पेसिफिक टॉपिक पर भी, जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। किसी किसी को मसल पेन, वीकनेस इससे दवा से हो सकती है। सबसे कॉमनली यही दवा यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स आते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स बेसिकली कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपॉल और कोलसेवलम करके दवा आती है। कॉमनली बहुत ही यूज़ दवा नहीं होती है। ये दवा बेसिकली बाइल एसिड से बाइंड करती है। नॉर्मली बाइल एसिड पेट में कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल एसिड बनते हैं और ये पेट में आते हैं, उसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करके बॉडी में ऑब्जॉर्ब होते हैं। तो ये दवा जो बेसिकली जो बाइल एसिड बनते हैं उससे बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल खाने में जो है वो पेट में नहीं जाता है। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन तो नहीं है। किसी किसी को साइड इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, गैस का प्रॉब्लम और पेट का दर्द, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये दवा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा पोटेंट नहीं है। पेट से अब्जॉर्ब होने वाले कोलेस्ट्रॉल को ही कुछ हद तक कम कर सकते हैं, पर लिवर पे कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म पर इसका कुछ खास असर नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। 15-20% तक का रिडक्शन इसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट दवा है एजेटिमिब। एजेटिमिब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल के इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। एक NPCL1 रिसेप्टर पे ऐड करता है ये, यानी निमैनपिक सेल लाइक रिसेप्टर्स पे ऐड करता है। ये बेसिकली इंटेस्टाइन में जो रिसेप्टर्स है वो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके प्रोटीन को ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है। इसको दिन भर में एक बार के टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है। ज़्यादातर स्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन में लिया जाता है, या जहाँ स्टैटिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है या यूज़ नहीं हो पा रही है वहाँ पे लिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से किसी किसी को डायरिया, पेट में दर्द और
मसल पेन साइड इफेक्ट्स में हो सकता है। जिनको स्टार्टिंग से ऑलरेडी मसल पेन है उसको अगर ये दिया जाए तो इससे भी मसल पेन बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि 100% सेफ दवा है। और इसमें स्टार्टिंग से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो हार्ट अटैक का चांस कम होता है या जो स्ट्रोक का चांस कम होता है, जो हार्ट के एंडोथेलियल सेल्स के फंक्शन को जो इम्प्रूवाइज करता है, वो फंक्शन बाकी कोई भी दवा इतना नहीं कर पाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो डेटा है मृत्यु दर को कम करने के मामले में वो स्टैटिन्स के साथ है। तो अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा आपको कोई देनी है तो स्टैटिन्स उसमें सबसे बेस्ट दवा है। नेक्स्ट है PCSK9 इनहिबिटर्स। PCSK9 इनहिबिटर्स बेसिकली एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इंजेक्शंस है जो कि हर 2 से 4 हफ्ते में एक बार दिया जाता है। ये बेसिकली लिवर में जो रिसेप्टर्स हैं, जो LDL सेल्स को जो ऑब्जॉर्व करने वाले रिसेप्टर्स है, उनको जो डिग्रेड करता है एंजाइम, उस पर एक्ट करता है। तो वो रिसेप्टर से जाके बन जाता है, जिसकी वजह से LDL रिसेप्टर्स का डीजनरेशन नहीं हो पाता, बॉडी में LDL रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं। ये LDL रिसेप्टर्स ज़्यादा जब लिवर में हो जाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल को ऑब्जॉर्व करके ब्लड से लिवर में ले आते हैं और उनको मेटाबोलाइज करवाने में मदद करते हैं। तो अगर ये रिसेप्टर लिवर में ज़्यादा मात्रा में बनते जाएगा तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लिवर में ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होगा, पेरीफेरी में LDL उतना डिपॉजिट नहीं होगा, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। इस इंजेक्शन का बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा, एक तो इंजेक्टेबल है, हर 2-3 हफ्ते में लेना पड़ता है, बहुत हाई या अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल वाले केस में यूज़ करते हैं, थोड़ा कॉस्टली आता है इसलिए सब इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो किसी को इंजेक्शन साइट पे रिएक्शंस हो सकते हैं या खुजली या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके अलावा आती है फिब्रेट्स। फिनोफिब्रेट्स बेसिकली ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे कॉमन यूज करने वाली दवा है। HDL लेवल को भी ये बढ़ाती है, LDL पर इसका उतना ज़्यादा असर नहीं है। इसमें बेसिकली PPAR गामा यानी पेरोक्सिस्मल प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर अल्फा इस पर एक्ट करती है, जो कि बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को लिवर पे मेटाबोलाइज करता है, ट्राइग्लिसराइड के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। तो उस रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पेट में ट्राइग्लिसराइड्स का डिजनरेशन हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड जितने ब्लड में है या बॉडी में है वो एक तरह से लिवर उनको ऑब्जॉर्व करके सबको मेटाबोलाइज कर लेता है और उनको ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ता। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड अगर लेवल हो तो ब्लॉकेजेस होने का या हार्ट अटैक्स आने का चांस कुछ हद तक बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये दवा ट्राइग्लिसराइड्स पर सबसे ज़्यादा असर करती है, HDL लेवल पर भी कुछ हद तक काम करती है। ये सेम रिसेप्टर HDL मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पेशेंट को सिर्फ ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है या सिर्फ HDL का प्रॉब्लम है, वहाँ पे करते हैं। LDL का अगर प्रॉब्लम साथ में है तो फिर इसको स्टैटिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं या सिर्फ स्टैटिन को यूज़ करते हैं, वहाँ पे इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है। नेक्स्ट है नाइसिन। नाइसिन बेसिकली विटामिन B3 है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है और HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर बढ़ाता है। बेसिकली इसका किस तरह से काम करता है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बेसिकली ये लिवर में फैट्स के ब्रेकडाउन को कुछ हद तक मेटाबोलाइज करता है, उसको चेंज करता है, जिसकी वजह से LDL कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कुछ हद तक बढ़ता है। इसको दिन भर में एक बार लेते हैं और कई बार इसको जो 2 तरह का नाइसिन आता है, एक जो प्रेस्क्रिप्शन नाइसिन आता है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और कई बार दुकानों में डायरेक्टली भी कुछ अलग अलग तरह के वो आते हैं। तो अलग अलग तरह का नाइसिन जो आता है सबके प्रेस्क्रिप्शन रेजिमेंट्स अलग हो सकते हैं। ज़्यादातर जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो दिन भर में एक बार लेते हैं। दुकानों पे कई बार कुछ नाइसिन के प्रिपरेशन मिलते हैं जो 2 से 3 बार भी लेने पड़ सकते हैं। ये ज़्यादातर इसमें दवा को यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि ज़्यादा इसका बेनिफिट नहीं है, रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। लोगों को चेहरे पर खुजली होना, चेहरा बहुत लाल हो जाना, फ्लशिंग जिसे बोलते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी पेट के प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आज की डेट में ज़्यादातर ही मार्केट भी नहीं होती, मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। बेसिकली ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो कि फिश में और कुछ प्लांट सोर्सेज में रहता है। ये बेसिकली कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं, या तो इकोसा पेंटेनोइक एसिड या डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये बेसिकली दिन में 1 से 2 बार लेने चाहिए, और ये लेने से किसी को पेट के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, HDL लेवल को थोड़ा बढ़ाता है। तो इसको जिनको ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम्स है या हार्ट अटैक का प्रॉब्लम्स है उसको ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में कुछ हद तक मदद करता है, साइड इफेक्ट्स इसके कम है। नेक्स्ट है बेम्पेडोइक एसिड। बेम्पेडोइक एसिड बेसिकली एक थोड़ी नई दवा है जो कि रिसेंटली USFDA अप्रूवल इसको मिला है। ये बेसिकली लिवर में एक ATP साइट्रेट लाइज करके एंजाइम होता है, उस पर असर करता है, जिसकी वजह से LDL कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स LDL का स्टैटिन जितना इफेक्टिव नहीं है, स्टैटिन 50% तक रिड्यूस कर सकता है, ये 18% तक रिडक्शन कर सकता है। ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है रोजुवास्टैटिन के साथ या एजेटिमेब के साथ।
ये बेसिकली कुछ कुछ केसेस में साइड इफेक्ट में मसल पेन कर सकता है, यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकता है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी किसी को इससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल के लिए उतना रोल नहीं है। कुछ कुछ केसेस में ये साइड इफेक्ट्स भी कर सकता है, पर इसको ज़्यादातर स्टैटिन्स के बदले, जब स्टैटिन सूट नहीं हो या स्टैटिन्स के साथ में यूज़ करते हैं, पर एज फर्स्ट लाइन थेरेपी नहीं यूज़ करते। ज़्यादातर जिनको मल्टीपल तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, खासकर एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सबका प्रॉब्लम है, उनको कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जब सिंगल स्टैटिन से कंट्रोल नहीं होता है, सबसे पहले स्टैटिन ही दिया जाता है, उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो बाकी चीज़ यूज़ करते हैं। स्टैटिन देने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि साइड इफेक्ट बहुत कम है, और दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म उसमें बेनिफिट्स और मृत्यु दर कम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अवेलेबल है, और इनफैक्ट हर स्टडी ने ये शो किया है कि उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान बहुत ही कम है। तो इसलिए वो एक तरह से एक वंडर ड्रग माना जाता है, नहीं लगा था, जैसे कि स्किन के पेशेंट में स्टेरॉइड को माना जाता है कि वो कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो दे दो, वैसा टाइप इसमें है कि स्टैटिन एक ऐसी ड्रग है जो हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा करती है, बहुत कम ही इसके नुकसान है। तो इसलिए किसी को भी देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी किसी को मसल पेन इससे हो सकता है, पर अदरवाइज कोई खास इसके नुकसान नहीं है। तो ज़्यादातर पेशेंट में फर्स्ट ड्रग में स्टैटिन को यूज़ करते हैं। ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है तो फिनोफिब्रेट्स को यूज़ करते हैं। स्टैटिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है एलडीएल, तो फिर एज़ेटिमेब या बेंपेडोइक एसिड को ऐड किया जाता है, और जहाँ एचडीएल का प्रॉब्लम है वहाँ पे फिनोफिब्रेट्स को और स्टैटिन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। नाइसिन कभी कभी यूज़ करते हैं, तो नाइसिन आजकल वैसे उतना मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स और बाकी चीज़ों को कम यूज़ करते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लोग हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से खुद लेते हैं कई बार, पर प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी दवाएं अवेलेबल है उस बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते, उनको ऐसा लगता है कि यार कंटेंट का कोई शॉर्ट समरी हमें बता दे, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करें जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में हम आपको ब्रीफ समरी दे देते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको यूट्यूब और के अलावा हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रील्स में सेंड कर रहे हैं, तो आप उसको भी अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ हेल्थ टिप्स की तरह शेयर कर सकते हैं।